हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम लोग साइंस के पेपर की प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करने चल रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 5 है हमारा। ये पार्ट 5 है। अब तक हमने 4 वीडियोज ऑलरेडी क्या किया है, अपलोड किया है, जिसमें जिसमें हमने साइंस के अलग अलग पेपर की चर्चा की है। ठीक है, जो कि आपको 2024 के पैटर्न पे है। 2024 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप बोर्ड का पेपर 2025 जब देंगे तो उसमें आपको ये होपफुली बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम लोग इसे शुरू कर लेते हैं। जैसे पिछले 4 वीडियोज के अंदर हमने आपको हर एक पेपर, हर वीडियोज में आपको हमने 20 MCQ करके दिखाए हैं। इस भी वीडियो के अंदर ये 5वां पार्ट जो लास्ट पार्ट है बेसिकली, इसके बाद से हम लोग साइंस में आप अपलोड नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, मतलब खास करके एमसीक्यू क्वेश्चन को अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन वैसे जो आपके लॉन्ग आंसर राइटिंग होते हैं उसके लिए हम एक दो क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए कि आपको आंसर राइटिंग कैसे फ्रेम करनी है। लेकिन अब हम लोग टोटल जो है कि 20 क्वेश्चन हमने देखा, तो ये 5वां है, तो टोटल हमने 100 MCQ क्वेश्चन को देखा है और उसके अलावा हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की भी चर्चा की है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा। इस तरह से आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो आपको एक रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। बाकी किसी देरी की पार्ट 5 वीडियोज को हम लोग देखते हैं और इसमें भी हम लोग टोटल टोटल जो है कि 20 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल इक्वेशन नीचे आपको दी गई है, इसको आपको बैलेंस करने की बात कही जा रही है। ठीक बात है ना। और पूछा जा रहा है कि एक्स की जगह, वाई की जगह और जेड की जगह क्या आएगा। वो नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में पहले आप मुझे आंसर दीजिए 2 प्रश्नों का। पहला ये कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, और हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने की नीड क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, आखिर हम बैलेंस क्यों करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, होपफुली आप इसका आंसर दे पाएंगे। आइए, जो हमारा काम है कि हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड है उसे हम पूरा करें। क्वेश्चन का डिमांड देखिए, इसमें हमें इसे बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस करने के लिए आप अपने क्लास के अंदर अनेक प्रकार के टेक्निक देखे होंगे। ठीक है, देखिए हम कोई टेक्निक वगैरह नहीं, ऐसे जेन्युइन मेथड से ऐसे कर सकते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 6 दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन आपको 6 दिख रहा है, लेकिन इधर आप देखिए तो 4 और एक 5 ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, 6 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे आपने 2 किया तो जिंक जो है कि जेडन जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी आपको जेडन को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब जैसे आपने जेडन को यहाँ पे 2 किया, आप देखिए नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन इधर ऑलरेडी 2 लगा हुआ है बाहर और 2 यहाँ, तो यानी कि नाइट्रोजन जो है कि इधर आपको 4 देखने को मिला। यानी कि यहाँ भी आप नाइट्रोजन के पहले क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। लेकिन अब ऑक्सीजन का बात बिगड़ गया। ऑक्सीजन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ 6 था और फिर 2 आ गए इधर को, तो ऑक्सीजन अब नया कितना हो गया, 12 हो गया। पर अब इधर देख लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, तो 10 हो गए, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 12, यानी इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। यानी कि 2,2,4, एक्स को 2, वाई को 2 और जेड के जगह पे 4 आपको लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमको करेक्ट दिख रहा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके, इसमें हमको ये बताना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन है, बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप क्या बेसिकली देखते हैं कि उधर को 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, तो ये तो भैया कॉम्बिनेशन है, तो ये हमें तो नहीं देखना है। यहाँ पे H2O2 मिलके बना दिए वाटर, ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। हमें रेडॉक्स की बात करनी थी। यहाँ पे देखिए ध्यान से,
यहाँ पर ये आपको फेरस फेरिक ऑक्साइड देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये फेरस बना हुआ है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ, जो हम ऑक्सीजन जानते हैं वो होता है रिडक्शन। ठीक बात है ना, आपने होपफुली पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर CO से CO2 हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक था, इधर बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया। तो मतलब इधर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता, ऑक्सीडेशन होता। अर्थात ये जो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा, इसमें रिडक्शन भी हो रहा एंड साथ साथ में आपको ऑक्सीडेशन भी हो रहा। अर्थात ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन भी यही है, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स बोलते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा होपफुली। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनामेल। हमारे जो दांत के ऊपर जो इनामेल की लेयर होती है ना, उसके बारे में क्वेश्चन है। इनामेल के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे मजबूत चीज है ना, ये इसके अंदर सबसे ज्यादा मजबूती होती है। ठीक बात है, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का हमारे टीथ के ऊपर दिखता है। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें कौन सा सॉल्ट जो है इनामेल के अंदर प्रेजेंट है। तो भाई इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा होगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट वो सॉल्ट है जो इनामेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आपको कुछ इस प्रकार का ये दिखता है, ये देखिए, ये कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और इनामेल के ऊपर। और ये इनामेल, ये जो व्हाइट वाली पार्ट आपको दांत के बाहर बाहर दिख रही है ना, ये बेसिकली क्या है, इनामेल है। ठीक है, और इस इनामेल में आपको कैल्शियम फॉस्फेट देखने को मिलेगा। होपफुली आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, शुरू कर दें। क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में इसको क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। तो इसका pH कितना होगा, अरे भाई डिस्टिल्ड वाटर है तो pH का पूछना ही नहीं है, pH तो 7 होगा, है ना, क्योंकि 7 जो होता है इस लेवल पे न्यूट्रल प्रोसेस, न्यूट्रल होता है चीज़ें। 7 जैसे हम लोग पीएच स्केल के बारे में आपको आइडिया होगा। देखिए जैसे ये आपका पीएच स्केल है, पीएच स्केल में 7 पे चीज़ें न्यूट्रल होती हैं। जैसे वाटर क्या है, न्यूट्रल है। जब आप 7 से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है ना, और जब आप 7 के इधर बढ़ते हैं तो आपको H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। या यहाँ पर बोला जाता है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक पीएच स्केल है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इससे हम लोग एसिडिटी पता करते हैं। ठीक है, कि कोई चीज़ एसिडिक है, वो कितना बड़ा एसिडिक है या क्या है। ठीक है, कितना पावरफुल एसिडिक है। और इधर बढ़ने पे बेसिक प्रॉपर्टीज पड़ती है सब्सटेंस का, इतना हमें बेसिक पता है। और 7 पे चीज़ें क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो NaCl के केस में जो हमारा क्वेश्चन है, NaCl जो कि डिस्टिल वाटर के अंदर प्रिपेयर किया गया है, उसका 7 होगा पीएच, क्योंकि न्यूट्रल है। देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली अ मेटल X इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रक्रम के अंदर व्हेन X इज हीटेड विथ ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड Y। अच्छा, विच इज एम्फोटेरिक। बस यही से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उभयधर्मी है, जो ऑक्साइड बना वो क्या है, बेसिकली उभयधर्मी है। तो हमारा इसके लिए आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के डिटेल में जाना चाहते हैं
कि एम्फोटेरिक क्या है, कैसे है। तो पिछले जो हमने 1 से लेके 4 पार्ट तक जो साइंस के वीडियो अपलोड किए हैं, उसके अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया है एम्फोटेरिक को खूब ध्यान से, ठीक है। आपका ये वीडियो कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसी चैनल पे आपको जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर वो साइंस के वीडियो आपको अपलोडेड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि the process in which which transport of soluble products of photosynthesis take place in plant is known as। ठीक बात है। तो इसके लिए जो आपका आंसर है वो डी है, ट्रांसलोकेशन। ठीक बात है ना। आपको पता है ट्रांसलोकेशन के में क्या होता है प्रोसेस, कि जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स को जो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पता होगा कि प्लांट्स के अंदर जाइलम होता है एंड क्या होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसप्लांट करता है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये ऊपर वाली जो बात पूछी जा रही है जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देखिए देखिए बेसिकली यहाँ पर हमने आपके लिए डिटेल लिख दिया है कि प्रोसेस इन विच सॉल्युबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक बात है ना। इसमें बेसिकली आपको ये जैसे शुगर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को फ्लोएम द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप मुझे आंसर बता सकते हैं जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। होपफुली आप इसे बता पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड्स टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक बात है ना, अनजाने में, अनकॉन्शियसली। ठीक है, किसी गर्म चीज को आप एकाएक ऐसे छू लेते हैं तो वो क्या प्रोसेस होती है, क्या सीक्वेंस होती है, आपको इसकी जानकारी को लेके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले रिसेप्टर इन स्किन से इंफॉर्मेशन चलती है सेंसरी न्यूरॉन द्वारा, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर उसके बाद से फैक्टर ऑफ मसल इन आर्म्स काम करता है कि इसको भैया हटा लो, ये जो है कि गरम वरम है। ठीक बात है ना। देखिए जैसे अपने क्लास 10th के अंदर ये देखा होगा रिफ्लेक्स आर्क का, ये अपने फिगर देखा होगा जिसमें ये आपको हैंड है, जिसमें ये रिसेप्टर है, इसको आपने टच किया, ये हीट है। फिर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं इस इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं, और यहाँ पे आपको रिले न्यूरॉन के अंदर ये सारी बातें कोड होती है। उसके बाद से यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से आती है, फिर यहाँ पे इफेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस होती है रिफ्लेक्स आर्क का, और रिफ्लेक्स आर्क पर ही यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए ये बड़ी एक इजी क्वेश्चन था, आप इसे पढ़ते हैं अपने क्लास के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया कि ये कुछ ही गंध संध से रिलेटेड है। ठीक है, महक वहक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर क्या है भाई, नाक है, नोज हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ देखिए कि ये ह्यूमन का नोज है, नोज के में ये आपको नवल कैविटी देखने को मिलेगी, उसके ऊपर आपको ये ऑल्फैक्टरी नॉब्स ये देखने को मिलेंगे जो पतले पतले और सारे हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसका प्लेट देखने को मिलता है, फिर उसके बाद से ऑल्फैक्टरी बल्ब आपको देखने को मिलती है जो ट्रैक्ट से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो नोज जो होता है हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए होता है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में बात करनी है कि प्लेसेंटा के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सी है। अब देखिए आप अपने क्लास 10th के अंदर जब आप हाउ टू ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर आप जब पढ़ते हैं उसमें आप प्लेसेंटा को पढ़ते हैं। ठीक है, जब माता गर्भवती रहती हैं तो उनके अंदर ये एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, अब इसमें ही पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा से रिलेटेड इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट जो सही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए। ऑप्शन नंबर सी में है कि इट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस। भाई वेरी स्मॉल सरफेस नहीं होता है, एक लार्ज सरफेस ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है कि हमारा इसमें क्या है, गलत है। जैसे प्लेसेंटा कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें बेबी होता है, ये सब टाइप की चीजें यहाँ पे हमने इसके एक्सप्लेनेशन को डाल दिया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, आप इसे समझ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड। मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ये जो ब्रेड पे ऐसा सारी चीज़ें जो बन जाती हैं, इसे फफूंदी वगैरह लग जाती है, इस टाइप की चीज़ें, ये क्यों हो पाता है, ये कैसे होता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बेसिकली आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी हो सकते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, वो जो ब्रेड पे बहुत सारे स्पोर्स क्या हो जाते हैं, क्रिएट होते हैं। उसके अलावा जो ब्रेड जो होता है वो मॉइस्चर्स इसमें हो जाता है प्रेजेंट, जिसकी वजह से, और न्यूट्रिएंट इन ब्रेड के अंदर जो आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा, इसकी वजह से ऐसा टाइप का फफूंदी वगैरह लग जाती है ब्रेड पे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है कि हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, कैपेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए कि हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ देखिए बेसिकली लेंस की बात कर रहा है। लेंस आप दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक लेंस आप पढ़ते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा आप पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस। होपफुली आप इन दोनों के डिफरेंसेस को, इनके द्वारा इमेज फॉर्म को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर करिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग मिरर भी पढ़ते हैं। मिरर के भी दो क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं बेसिकली, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा जो है कि आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है कि रिफ्लेक्टिव जो सरफेस होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। रिफ्लेक्टिव सरफेस जो क्या है, इनवर्ड है। ये देखिए इनवर्ड है रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, इसमें आउटवर्ड होती है रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो इस तरह से आपने होपफुली आप इनको अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। इसी कॉन्वेक्स रिलेटेड से क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द upper half of lens is wrapped with a black paper। कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आप इसे पहचान पा रहे होंगे, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ये कुछ इस प्रकार से होता है कि किनारों पर आपको पतला मिलेगा और बीच में आपको ये मोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा कह रहा है कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जिसको हमने ये ब्लैक पेपर से आधे पार्ट को क्या कर दिया, रैप कर दिया, ढक दिया है, रैप्ड कर दिया है, तो ये ढक दिया है, तो ये कैसा इमेज फॉर्म करेगा, तो फ्लेंटर करेगा इमेज फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए वो होगा कि ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस। जो इमेज फॉर्म होगा उसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने इमेज को क्या कर, इसमें इस लेंस को हमने क्या कर दिया था, रैप कर दिया था, इसको हमने ढक दिया था एक पेपर से। ठीक है, होपफुली आप इसको देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बात कीजिए कि द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के फॉर्मेशन में क्या फिनोमिना इन्वॉल्व होती है। देखिए वेरी बेसिक टॉपिक है ये आपके लिए। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़े होंगे अपने क्लास 10th के अंदर कि इसमें आपको रिफ्रैक्शन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन देख रहा है, तो ये तो पहले सही नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे ए बी और डी बचे। यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन के बाद से रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद से डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में आप अगर इसे कहना चाहें तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हम इसे सही कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग भी मेंशन है। आप ऑलमोस्ट डी को ही करेक्ट मानिए। ठीक है, आपने इसे, इसके लिए हमने जो हमने प्रीवियस वीडियोज किए हैं उसके अंदर भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है विद फिगर, आप वहां से भी देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए कि द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास जो होता है वो मिनिमम किसका होता है, इसमें किस कलर का होता है। देखिए अगर आपको इतना बस पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, अगर इतना बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
ठीक है। जैसे वेवलेंथ आपको पता है कि रेड का सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि एक प्रिज्म है और प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब जाती है तो इस प्रकार के आपको विबग्योर देखने को मिलता है, ठीक बात है ना। और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वायलेट लाइट का वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे नीचे है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और यहाँ पर रेड का जो है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, दूर तक इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलेस्ट होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को कि द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट अ बार ऑफ मैग्नेट। सही बात है, करंट कैरिंग डिवाइस कौन सी है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, तो ये सोलेनॉइड है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप सोलेनॉइड का फिगर ये आप देख रहे होंगे कि सोलेनॉइड में इधर नॉर्थ पोल बनता है, ये साउथ पोल बनती है, इस प्रकार का कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसे भी एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं, हमने इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि सोलेनॉइड जो है बेसिकली एक कैसे बिहेवियर करता, तो सोलेनॉइड इज अ करंट कैरिंग डिवाइस दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 में देखिए क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। अब आप जब इकोसिस्टम की पढ़ाई करते हैं, जब आप इकोसिस्टम की पढ़ाई करते हैं तो इकोसिस्टम आप बेसिकली एक नेचुरल इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, और एक आप आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम इस प्रकार का, जैसे आपको पता है कि जो एक पॉन्ड्स इकोसिस्टम होता है वो क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड, अब ग्रासलैंड भी एक क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। आपने तो नहीं बनाया ना ग्रासलैंड, तो इसलिए क्या है, बेसिकली एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अब बहुत सारे ग्रासलैंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएसए के, वो यूएसए वाले जो पार्ट के नीचे आपको जो है कि प्रेरीज ग्रासलैंड देखने को मिलता है, आपको साउथ अफ्रीका में वेल्स देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड के अंदर आपको, न्यूजीलैंड में आपको कैटबरी ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो ये सब ग्रासलैंड की बात कहे जा रहा है, तो ये भी एक क्या होता है भाई, नेचुरल इकोसिस्टम होता। लेकिन अगर आप बात करें क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की, तो भाई फसल हम ही सब उगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है ना। जैसे पार्कलैंड आप ले लीजिए, तो पार्क वगैरह हम ही बनाते हैं, तो ये सब बोटेनिकल गार्डन वगैरह ले लीजिए, तो ये सब क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो क्रॉपलैंड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मतलब नॉट नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए जैसे एक्वेरियम को भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक्वेरियम जो है कि वो भी क्या है, एक बेसिकली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। फार्मलैंड भी क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। गार्डन भी क्या है, एक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से आपको पता होगा कि साइंस के पेपर का जो पूछने का तरीका है वो एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है कि 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसमें आपको पहले ही वो बता देता है कि ऑप्शन ए कब करेक्ट लिखेंगे, बी कब लिखेंगे, सी कब करेक्ट होगा और डी कब करेक्ट होगा। ए कब करेक्ट होगा, ये तब करेक्ट होगा जब आप ये देखते हैं कि एसर्शन भी क्या हो, करेक्ट हो, और रीजन भी करेक्ट हो, और रीजन एसर्शन का अच्छा से क्या कर रहा हो, एक्सप्लेनेशन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। बी में आप एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होती है, सी में आप क्या देखते हैं कि एसर्शन करेक्ट होता है और रीजन गलत होता है। डी के अंदर आप एसर्शन गलत होता है और रीजन क्या होता है, करेक्ट होता है। होपफुली आपने इसको ध्यान से देखा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए लिखा है कि सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। बढ़िया है, कुछ जरूर ऐसे वेजिटेबल ऑयल हैं जो क्या है, हेल्दी हैं, ठीक है। तो एसर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन में देखिए कि वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, बिल्कुल सही बात है। वेजिटेबल ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होगा तो वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं।
तो ये भी क्या है, करेक्ट है और एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, हमने ये नीचे आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कुछ आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें असर्शन है कि जो बच्चे का अब वो लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, ये डिटरमाइन होता है कि उसने मदर से क्या इनहेरिटेड किया। देखिए सीधा सीधा ये उल्टा क्वेश्चन है। आपको पता है जब हम क्रोमोजोम की बात करते हैं तो मेल बॉडी के अंदर आपको एक्स वाई क्रोमोजोम देखने को मिलेगा, फीमेल बॉडी के अंदर आपको एक्स एक्स क्रोमोजोम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मेल बॉडी से जो आएगा वो डिसाइड करेगा, अगर मेल बॉडी से एक्स आया तो फीमेल से एक्स ही आएगा, आपको पता है, तो ये बच्चा जो होगा फीमेल होगा। अगर मेल बॉडी से वाई आया और फीमेल से तो एक्स आना ही आना है, इस केस में जो होगा कि क्या होगा, वो मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, तो इनहेरिटेड फ्रॉम मदर नहीं, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर होता तो ये करेक्ट होता, तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए सी ही आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन नहीं, डी करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे असर्शन गलत हुआ आपको रीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे लिखा भी है कि वुमेन्स हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो ये करेक्ट बात है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हमने देख लिया 18 को, अब हम 19 को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सीधा सीधा उल्टा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो गलत हुआ। इसका डी आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑलरेडी क्या होगा, करेक्ट होगा। 20 नंबर देखिए, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। ओजोन का फॉर्मूला O3, ये जो अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, जो कि सन से आपको हार्मफुल रेडिएशन आते हैं, उससे क्या करता है, आपको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता था। एसेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन की आप बात करिए तो CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लेशन का, ये दोनों करेक्ट है। पर क्या इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो जवाब है नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इस फिगर को देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अपना अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा, वो कुछ इस प्रकार का फॉर्म होता है, और ये सन से आती यूवी लाइट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। चलिए, थैंक यू। ये हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस कर दिए, और हमने अब तक हमने कुल मिला के 100 क्वेश्चन किए हैं साइंस के लिए, जिसको हमने 5 अलग अलग पार्ट में क्या किया है, अपलोड किया है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर आके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास टेंथ प्रिपरेशन। ठीक है, होपफुली आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।